नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएचईडी ने स्वच्छ नीर मोबाइल ऐप किया जारी। जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं का होगा समाधान। क्यूआर कोड स्कैन करके ऐप कर सकते हैं डाउनलोड। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। बिहार के सारण जिले में हुआ था जन्म। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से है प्रसिद्ध। बिहार में उद्योगों का बन रहा माहौल। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में मिली सौगात। कई औद्योगिक इकाइयों को मिली करोड़ों की स्वीकृति। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जनवरी से होगी जांच। राज्य स्तर पर एक समान नियम होंगे लागू। नहीं होगी पाठ्यक्रमों की फीस और नियम में भिन्नता। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री की बताई सच्चाई। कहा कुछ लोग उन्हें समझते हैं घमंडी समझने की भी बताई है वजह। लर्निंग लाइसेंस के साथ अकेले गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा। ट्रैफिक पुलिस काट सकती है आपका चालान। अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए करे ये काम। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस आए नजर। फॉलो ऑन बचाने पर उछल पड़े रोहित कोहली और गंभीर। फैंस ने धोनी से तुलना करते हुए कर दिया ट्रोल। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्लर्क के 13,735 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जनवरी 2025 है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट spi.co.in पर जाना होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। पीएचईडी यानी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने स्वच्छ नीर मोबाइल ऐप के माध्यम से जलापूर्ति संबंधित समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। अगर आपको भी इससे जुड़ी शिकायत है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको गूगल लेंस से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा या आप phedbihar.gov.in के लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना होगा। फिर यहां रजिस्टर कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा। मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा। फिर समस्या से संबंधित फोटो को सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। शिकायत दर्ज होते ही स्क्रीन पर कंप्लेंट सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा होगा और आपकी शिकायत संबंधित अधिकारी तक पहुंच जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1887 में बिहार के सारण जिले में हुआ था। ये भोजपुरी के समर्थ कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत और भजन कीर्तन के अनन्य साधक के रूप में जाने जाते थे। ये एक महान लोक कलाकार के साथ ही इन्होंने भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से भी अपनी प्रसिद्धि पाई थी। इनके द्वारा लिखे गए मुख्य कृतियों में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, बेटी बेचवा आदि शामिल है। 10 जुलाई वर्ष 1971 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बीपीएससी सहायक अभियंता और सैनिक और यांत्रिक की परीक्षा आज और कल आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 3 पालियों में होगी, जिसमें आज सामान्य अंग्रेजी 10 से 11 बजे से, सामान्य हिंदी 11:30 बजे से 12:30 बजे तक और सामान्य अध्ययन 1 से 2 बजे की परीक्षा होगी। 19 दिसंबर को सैनिक और यांत्रिक विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा के माध्यम से 118 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 113 सैनिक और 5 यांत्रिक पद शामिल है। इस परीक्षा के लिए 23,858 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और 24 परीक्षा केंद्र पटना में बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा से 1 घंटा पहले होगा और विलंब से आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें जैमर, क्यूआरटी और मेडिकल टीम शामिल है। बिहार में अब उद्योगों का माहौल बनता नजर आ रहा है और निवेशकों की ओर से लगातार निवेश आ रहे हैं। राज्य सरकार भी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास कर रही है। हाल ही में हुई बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक में 52 औद्योगिक इकाइयों को 28,881.55 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति और 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा विभिन्न निवेश सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया है, जैसे पटना में फूड प्रोसेसिंग मीट और दिल्ली में एम्बेसडर मीट। अब तक वित्तीय वर्ष 2024-25 में 260 इकाइयों को 4,670.07 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। इससे बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। बागवानी महोत्सव 2024-25 की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। इस महोत्सव को लेकर निःशुल्क पंजीकरण और प्रवेश शुरू है। अगर आप भी बागवानी महोत्सव 2024-25 में भाग लेना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आपको उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा, जहां आपको महोत्सव से संबंधित इवेंट और तारीख आदि की जानकारी मिल सकेगी। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चल रहे स्व वित्त पोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की आधारभूत संरचना की जांच जनवरी से शिक्षा विभाग की टीम द्वारा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उच्च शिक्षा निदेशालय को टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप संचालित करें और महाविद्यालय अपने संसाधनों के अनुसार पाठ्यक्रम और सीटों की संख्या तय करें। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों को स्व वित्त पोषित और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी 15 दिनों में देने को कहा गया है, ताकि राज्य स्तर पर एक समान नियम लागू किया जा सके। बिहार के विश्वविद्यालयों में एक कोर्स के लिए एक ही फीस और नियम लागू करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की फीस और नियम में भिन्नता है। इसके तहत कोर्स के संचालन के नियम, सीटों की संख्या, मान्यता और स्वीकृति की जानकारी भी दी जानी है। शैक्षणिक सलाहकार प्रोफेसर NK अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में एक समान नियम लागू होंगे। बिहार सरकार ने नागरिकों को सही कीमत पर आसानी से बालू उपलब्ध कराने के लिए नई पहल शुरू की है। अब लोग एक फोन कॉल पर बालू मंगवा सकते हैं और उसे घर तक डिलीवर भी करवा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि जिन लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा था उनके लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से लोग सीधे बालू मंगवा सकेंगे। इससे पहले बालू मित्र पोर्टल शुरू किया गया था, जहां ऑनलाइन बुकिंग से होम डिलीवरी की सुविधा मिलती थी। अब फोन कॉल से भी ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। सरकार लोगों को उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की बालू उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को और आम जनता को चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर कुछ झूठे डीप फेक वीडियो फैल रहे हैं, जिनमें बैंक के उच्च अधिकारियों को दिखाकर निवेश योजनाओं को बढ़ावा देने का दावा किया जा रहा है। SBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक और उसके कोई अधिकारी ऐसी योजनाओं से जुड़े नहीं हैं। बैंक ने अपील की है कि लोग उन धोखाधड़ी वाले वीडियो पर विश्वास ना करें और उनसे दूर रहें। SBI ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि इन डीप फेक वीडियो का उद्देश्य लोगों को धोखा देना और पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित करना है, जबकि बैंक इसका समर्थन नहीं करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 20 दिसंबर को शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और सरकार की मंजूरी की संभावना है। विशेष रूप से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की नजर इस बैठक पर होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। पिछली कैबिनेट बैठक 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें 33 एजेंडों पर निर्णय लिया गया था। इस बैठक में जमीन सर्वे की अवधि 6 महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि विधानसभा चुनाव से पहले जमीन सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। बिहार से संबंध रखने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी लगभग 3 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में और अपनी मेहनत से उन्होंने खुद को इस जगह पर पहुंचाया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कई लोग उन्हें घमंडी समझते हैं, क्योंकि वे इंडस्ट्री की मुख्य धारा से अलग रहते हैं और पार्टी में नहीं जाते। मनोज ने कहा कि उनका कोई बड़ा विवाद नहीं रहा है, लेकिन वे पार्टियों में नहीं जाते, जिससे लोग उन्हें अब बुलाना बंद कर देते हैं। वे रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ निर्देशक दोस्त हैं, जैसे सारिब हाशमी और KK मेनन, लेकिन अभिनेता से उनके कम दोस्त हैं। मनोज ने बताया कि वे रिजर्व रहते हैं और अपनी निजता का सम्मान करते हैं, इस कारण लोग उन्हें घमंडी समझते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे इंदिरा साल गुफा की। ये गुफा बिहार के नवादा जिले में स्थित है।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहाँ गौतम बुद्ध ने गुफा में निवास किया था। बुद्ध ने अपने पूरे 1 वर्ष यहीं बिताए थे। पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि देवताओं के राजा इंद्रदेव यहाँ आए थे और उन्होंने बुद्ध को देखकर उनसे 42 प्रश्न पूछे थे और सभी का बुद्ध ने सही जवाब दिया था। गौतम बुद्ध के निवास स्थान के कारण यह स्थल एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यदि आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड में 9 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन शिक्षकों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी हासिल की थी। इनका नियोजन 2022 में छठे चरण में हुआ था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के क्षेत्र भोरे में इन शिक्षकों का नाम और जन्म तिथि, नौकरी के समय बदलने की बात सामने आई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार के अनुसार 3 सदस्यीय टीम ने जांच में पाया कि इन शिक्षकों के ओरिजिनल नाम और नौकरी के दौरान नाम में अंतर था, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि वे फर्जी प्रमाण पत्रों पर काम कर रहे थे। अगर आरोप साबित होते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे मामलों में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। गूगल अपने YouTube यूजर्स को नए साल में एक बड़ा झटका देने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार YouTube प्रीमियम के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत जनवरी 2025 से बढ़ने वाली है। 13 जनवरी 2025 से YouTube प्रीमियम के बेसिक प्लान की कीमत $72.99 से बढ़कर $82.99 हो जाएगी, जिससे यूजर्स को $10 ज्यादा खर्च करने होंगे। हालांकि भारत में अभी तक कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जब भी ग्लोबल रेट बढ़े हैं, भारत में भी इसका असर पड़ा है। भारत में YouTube प्रीमियम का मौजूदा शुल्क ₹149 प्रति माह है, जबकि स्टूडेंट्स के लिए ये ₹89 और फैमिली प्लान के लिए ₹299 प्रति महीने है। बिहार में तापमान में गिरावट के साथ ही ठिठुरन बढ़ते जा रही है। प्रदेश में कई जिलों में धुंध की स्थिति देखने को मिली। हालांकि दोपहर तक धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत भी मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री देखने को मिल सकता है। नए साल से पहले शराब कारोबारी लगातार विदेशी शराब की खेप मुजफ्फरपुर भेज रहे थे, लेकिन उत्पाद विभाग ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया है। पिछले 2 दिनों में उत्पाद विभाग ने 2 ट्रकों से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। देवरिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 109 कार्टन शराब बरामद किए गए थे। उसके बाद गुप्त सूचना पर बरूराज थाना क्षेत्र के चन्ही चौक के पास से यूपी निर्मित शराब की खेप पकड़ी गई, जिसमें 115 कार्टन शराब शामिल थे। हालांकि कारोबारी भागने में सफल हो गए। उत्पाद विभाग की टीम अब इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि यहां गैस कटिंग के नाम पर शराब का कारोबार हो रहा था। इस बार राजगीर महोत्सव को और भी बड़े और भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव 21, 22 और 23 दिसंबर को राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा, जहां 10,000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को कला, संस्कृति और इतिहास का बेहतरीन अनुभव देना है। इसमें नृत्य, लोकगीत, हास्य, व्यंग्य, वाद विवाद जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, जिनसे भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा बच्चों के लिए स्पेशल किड्स जोन भी बनाए जाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल, मैथिली ठाकुर, अरुणिता कुमारी और पवनदीप राजन भी अपनी गायकी से महोत्सव में रंग जमाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नए साल से पहले ₹5 के पुराने सिक्कों को बंद करने का फैसला लिया है। इन सिक्कों का निर्माण महंगा होने के कारण आरबीआई ने इसे प्रचलन से बाहर कर दिया। मोटे ₹5 के सिक्के में इस्तेमाल होने वाली धातु की कीमत ₹5 से अधिक होती है, जिससे इसे पिघलाकर अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं, जिनकी कीमत सिक्के से ज्यादा होती है। इस कारण आरबीआई ने इन सिक्कों के उत्पादन को रोक दिया है। अब बाजार में पतले सुनहरे ₹5 के सिक्के प्रचलन में है। ये निर्णय आरबीआई के नियम के तहत लिया गया है, जिसमें अगर सिक्के का निर्माण लागत उसके अंकित मूल्य से ज्यादा हो तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, वरना आपको चालान भरना पड़ सकता है। लर्निंग लाइसेंस के साथ अकेले गाड़ी चलाना गलत है और ऐसा करने पर ₹540 तक का चालान हो सकता है। इसके अलावा अगर लर्निंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाती है तो भी ट्रैफिक पुलिस चालान कर सकती है। लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने यानी 180 दिन की होती है। इस दौरान आपको अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। अस्थायी लाइसेंस पाने के लिए परिवहन सारथी पोर्टल पर आवेदन करें और टेस्ट पास करें। टेस्ट पास करने के बाद आपका लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी महिला संवाद यात्रा का नाम बदल दिया है। अब वे नई यात्रा प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, जिसका पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक चलेगा। ये यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगा और विभिन्न जिलों जैसे पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली तक पहुंचेगी। पहले इसे महिला संवाद यात्रा नाम दिया गया था, जो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर प्रगति यात्रा रखा गया है और अब तारीख में भी बदलाव किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना है, जैसे शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार। नीतीश कुमार पहले भी कई यात्राएं कर चुके हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कड़े कानूनों के बावजूद शराब की उपलब्धता खत्म नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है और कहा है कि जागरूकता फैलानी चाहिए और कानून को सही तरीके से लागू करना जरूरी है। तेजस्वी ने बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार चुप रहते हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी तंज कसा और कहा कि भाजपा आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहती है। साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाए कि सीएम नीतीश थक चुके हैं और बिहार को रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के 2 प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ये नेता पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है। दोनों ने इस्तीफे की वजह निजी कारण बताएं और इसकी सूचना प्रशांत किशोर को भेजी। मुनाजिर हसन 2009 से 2014 तक बेगूसराय से सांसद रहे थे, जबकि देवेंद्र यादव झंझारपुर से राजद के सांसद रह चुके हैं। उन्हें पार्टी की कोर कमेटी में वरीयता न मिलने के कारण नाराजगी थी, जिससे जन स्वराज पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर मुस्लिम यादव वोट बैंक को। भारतीय क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन टेस्ट में मुश्किल में है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए और एक समय ऐसा था कि भारत का फॉलो ऑन बचाना मुश्किल हो गया था। हालांकि रविंद्र जडेजा की शानदार पारी और आकाशदीप की छोटी सी पारी ने भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। इसके बाद विराट कोहली, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का जश्न फैंस को रास नहीं आया और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया है। कुछ यूजर्स ने कोहली और रोहित की बल्लेबाजी जबकि गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा है, धोनी के समय में हम जीत का जश्न नहीं मनाते थे, लेकिन अब फॉलो ऑन बचाने पर भी खुशी मना रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2014 में सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के दिन वर्ष 2017 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 30 में से 29 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। आज के दिन वर्ष 1997 में भारत और अमेरिका के मध्य अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के लिए वाशिंगटन संधि संपन्न हुआ था। आज के दिन वर्ष 1960 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का शुभारंभ हुआ था। कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम माना जाता है, हर 12 साल में 4 प्रमुख जगहों पर आयोजित होता है। इस बार ये मेला प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ में स्नान करने से पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है। अधिक भीड़ के कारण इस मेले में अपनों के खोने का डर भी बना रहता है। यदि इस मेले में आपका कोई करीबी खो जाए तो सबसे पहले डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति को एक यूनिक ID कार्ड दी जाती है, जिससे खोए हुए व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा खोया पाया केंद्रों और पुलिस की सहायता से भी व्यक्ति को जल्दी परिवार से मिलाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए kumbh.gov.in की वेबसाइट पर या ऐप पर जा सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यारे स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है पुणे। इसका सही उत्तर है चेन्नई। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? ऑप्शन ए है सौम्य सरकार, ऑप्शन बी है मेहंदी हसन मिराज, ऑप्शन सी है साकिब अल हसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है साकिब अल हसन। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड।
पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। इसका सही उत्तर है 2। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है बिहटा। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है रोशन कुमार, सोहना अहमद खान, नरेंद्र कुमार, कृष्णा प्रसाद, रंजीत मिश्रा, मुन्ना प्रसाद, समाज अमी, अरशद अंसारी, मोतीलाल कुमार, नवल किशोर झा, प्रमोद कुमार, कुश कुमार यादव, गौतम कुमार, राम बाबू दास, अनवर करीम खान, प्रमोद मंडल, नरेश राम, शोभानंद ठाकुर, अभिनय कुमार, छोटू राजा, रवि मोहन वर्मा, काली यादव, अब्दुल मनन, राजेश मांझी, वीर प्रकाश। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साल का अंतिम महीना चल रहा है, इस साल आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।